अगर आज चुनाव हो जाएं तो नरेंद्र मोदी को देश में कितनी सीटें मिलेंगी, राहुल गांधी को कितनी सीटें मिलेंगी, ममता बनर्जी का ग्राफ कहां पहुंचेगा, उद्धव ठाकरे को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी, स्टालिन, इनको कितनी सीटें आएंगी और इन सीटों का जोड़ कहां तक जाएगा। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी का फाइनल स्कोर क्या होगा और इंडिया गठबंधन का क्या होगा। राहुल गांधी को आज सुबह 9 बजे अचानक ख्याल आया कि मोदी की 100 सीटें घट गई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी 240 से सीधे 140 पर आ गए हैं। अब कोई राहुल गांधी को यह बताए कि उनकी सीटें रातों रात कितनी घट गईं और मोदी की कितनी बढ़ गईं। राहुल गांधी की पार्टी का इकोसिस्टम आजकल अलग तरीके का कैलकुलेशन कर रहा है, हर घंटे नए नए नैरेटिव बना रहा है, मोबाइल पहुंचा भी रहा है। इसकी हकीकत है क्या? अगर आज वाकई चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी को बंपर नंबर मिलने वाले हैं और इसी बंपर नंबर की हकीकत हम आपको बताते हैं। बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे, कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की। हमको अब संघर्ष अधिक तीव्र करना पड़ेगा, अधिक जोरदार करना पड़ेगा। हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, सावधानी नहीं और बहुत ही हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि कोई भी विपक्ष की सरकार किसी भी प्रदेश में नहीं रहे। किसको आपने छोड़ा, किसको छोड़ा, आप मुझे बता दीजिए। कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का के बाकी विपक्षी दलों का आपने छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। मोदी की जीत से इंडी अलायंस में घबराहट, राहुल, अखिलेश, ममता, तेजस्वी, उद्धव, स्टालिन, सोरेन के कैंप में सुगबुगाहट। क्या ये है मोदी के 300 पार जाने की आहट? अगर आज चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी? मोदी 2024 के 240 में कितनी सीट जोड़ पाएंगे? अगर आज चुनाव हो गए तो क्या मोदी 340 पार कर जाएंगे? बंगाल तो झांकी है। देश बीजेपी के साथ है, पूरा देश मोदी के साथ है। दूसरी पार्टी की हैसियत और औकात ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष का लगभग समूल नाश जनता कर रही है। वो गिरेगा। लोकतंत्र को जो भी अपने पॉकेट में रखेगा वो गिरेगा, संविधान को जो जेब में रखेगा वो गिरेगा। और देश इतनी समझदारी से निर्णय कर रहा है कि इनको अपना माथा फोड़ने से अब फुर्सत नहीं मिलेगी, चाहे ईवीएम पे फोड़े या दीवार पे फोड़े। तो राहुल गांधी जी जहां मन करे वहां अपना माथा फोड़े। देश समझ चुका है कि अब ये इंडी अलायंस विश्वास के लायक नहीं है। भरोसा और विश्वास है तो मोदी जी में है, बीजेपी में, एनडीए में है। अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या राहुल 2024 के 99 से सीधे 2014 के 44 पर पहुंच जाएंगे या फिर क्या 44 से भी नीचे चले जाएंगे? बंगाल के नतीजे, असम के नतीजे, तमिलनाडु के नतीजे क्या संकेत दे रहे हैं? अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो क्या मोदी अपनी सीटों की टैली बढ़ाने वाले हैं? 2019 के 303 का आंकड़ा पार करके क्या 350 के करीब पहुंचने वाले हैं? क्या राहुल को बहुत बुरी तरह पछाड़ने वाले हैं? राहुल बंगाल में सिंगल डिजिट में सिमट गए, तमिलनाडु में भी सिंगल डिजिट में सिमट गए, पुडुचेरी में भी एक सीट से आगे नहीं बढ़ पाए, असम में किसी तरह 19 सीट बटोर पाए, सिर्फ केरल में 63 सीटों तक पहुंच पाए। लेकिन राहुल के लिए केरल में ऑल इज वेल है, बाकी जगह वोट चोरी वाला फॉल्स नैरेटिव है और इस झूठे नैरेटिव प्रचार की शुरुआत उन्होंने कर दी है। कांग्रेस के लिए केरल में लोकतंत्र जिंदाबाद है क्योंकि वहां उसे जीत मिली है, लेकिन बाकी राज्यों में करारी हार से बौखलाई कांग्रेस ने लोकतंत्र का अंतिम संस्कार कर दिया। राहुल कह रहे हैं कि 24 में मोदी के 240 में से हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में तो पूरी की पूरी सरकार की घुसपैठियों की है। राहुल ये तक दावा कर रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी 140 सीट पर भी नहीं जीत पाएंगे। क्या सच में ऐसा ही है या फिर राहुल का पूरा गणित ही मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित है? राहुल पोस्ट करने से पहले एआई से ही पूछ लेते तो उन्हें क्लियर पिक्चर मिल जाती। राहुल को वो तस्वीर हम दिखा देते हैं। सबसे पहले इसे 5 में से 3 राज्यों यानी असम,
बंगाल और पुडुचेरी में आए नतीजों के हिसाब से समझते हैं। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, असम में 14 सीटें हैं, पुडुचेरी में 1, यानी टोटल टैली 57 सीट की है। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी बंगाल की 42 में से 36 सीटें निकाल सकती है, असम की 14 में से 12 सीटें निकाल सकती है, पुडुचेरी में एनडीए 1 सीट जीत सकती है। यानी सिर्फ इन 3 राज्यों में बीजेपी 49 सीट तक पहुंच सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा गेन बंगाल में आ सकता है। बंगाल बीजेपी के लिए यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य बन सकता है। 26 के विधानसभा चुनाव के ट्रेंड को देखें तो साफ पता चलता है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं, तो बीजेपी नॉर्थ बंगाल, जंगल महल, ट्राइबल बेल्ट, अर्बन बेल्ट, इन सब जगहों पर अपनी टैली में इजाफा कर सकती है। और इसकी वजह है 2019 में बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थी। 2024 में ग्राफ 12 पर आ गया, लेकिन 4 मई के नतीजों के बाद करंट सिचुएशन यह है कि बंगाल का रूरल और ट्राइबल वोट पूरी तरह से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो चुका है। हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन भी अपने पीक पर है और यही पैटर्न यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में दिख सकता है। अब आपको इन सभी राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट के हिसाब से बताते हैं कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। बिहार की 40 में से एनडीए 30 से 34 सीट निकाल सकती है। अकेले बीजेपी 20 से 24 सीट जीत सकती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 3 कॉर्नर फाइट में बीजेपी प्लस 30 से 38 सीटें जीत सकती है। अकेले बीजेपी 18 से 24 सीटें निकाल सकती है। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जिन विधानसभा सेगमेंट में जो पार्टी आगे रहती है वही ट्रेंड लोकसभा में भी जाता है। बीजेपी का महाराष्ट्र चुनाव में स्ट्राइक रेट 88% से ज्यादा था। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 7 से 10 सीट निकाल सकती है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। 24 के लोकसभा में बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगा था। बीजेपी 33 सीट पर आकर रुक गई थी, लेकिन 2024 लोकसभा ट्रेंड प्लस 2022 विधानसभा बेस प्लस मौजूदा गठबंधन से फर्क पड़ेगा। 2026 में इस वक्त यूपी की ग्राउंड रियलिटी अलग है। बंगाल की जीत का असर यूपी में भी पड़ना तय है। और अगर आज यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो जाएं, तो रियलिस्टिक प्रोजेक्शन यही कहता है कि बीजेपी अकेले 38 से 48 सीट जीत सकती है। एनडीए अपनी टैली 52 सीटों तक पहुंचा सकती है। यानी बंगाल, असम, पुडुचेरी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा की कुल 235 सीटों में से 183 सीट बीजेपी प्लस जीत सकती है। अगर रिसेंट ट्रेंड्स प्लस राज्यवार ताकत के आधार पर फुल इंडिया प्रोजेक्शन देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 24 से 27, गुजरात में 24 से 26, राजस्थान में 18 से 22, कर्नाटक में 15 से 20, तमिलनाडु में 0 से 3, केरल में 0 से 1, तेलंगाना में 5 से 8, ओडिशा में 12 से 16, आंध्र प्रदेश में एनडीए 10 से 18, बाकी छोटे राज्य प्लस नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी प्लस 25 से 35 सीटें जीत सकती है। इस प्रोजेक्शन के आधार पर अगर आज लोकसभा के चुनाव हो गए तो बीजेपी अकेले 300 पार जा सकती है। एनडीए की टैली 350 के ऊपर भी जा सकती है। याद रहे 2019 में एनडीए का फाइनल स्कोर भी 353 ही था। और ये सोचकर ही मोदी विरोधी खेमे की नींद उड़ गई है। अखिलेश कागज कलम लेकर कैमरे पर सीटों का लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। राहुल की वोट चोरी वाले आरोप के तर्ज पर वोट डकैती वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने में लगे हैं। सपा का वोट शेयर घट गया, बीजेपी का वोट शेयर अचानक कैसे बढ़ गया? अपने मन मुताबिक स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं। राहुल के वोट चोरी वाले पोस्ट के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने पन्ने निकाल लिए हैं। एक दिन में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली में एक तरफ पवन खेड़ा ने मोर्चा संभाला, हरियाणा में दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोर्चा संभाला। हर विरोधी खेमे में वोट चोरी से लेकर वोट डकैती वाले फॉल्स नैरेटिव का टेप ऑन हो गया। मोदी की बंगाल वाली जीत ने विपक्ष को इतना डरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को
मैनेज करती है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। हम लोग इसी हॉल में कई बार बैठे हैं, बाई इलेक्शन के समय पर भी, बाई इलेक्शन से पहले भी, और आपको याद होगा कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी हम लोग चर्चा पर यहाँ कर बैठे थे और हम लोगों को ये ऐलान करना पड़ा था कि रिजल्ट के लिए करो या मरो, इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हरा करके देश में एक ऐसी सरकार बनी जो पूर्ण बहुमत की नहीं थी और 10 नंबरी मॉडल ने पूरे लोकतंत्र को जकड़ लिया है और उसके लिए बिल्कुल तैयारी रहती है स्ट्रेटेजी के साथ कि बंगाल की जो लर्निंग होगी, इनकी बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की। अभी खत्म नहीं हुई है, हम लोगों को जिंदा रखना है। 27 में पीडीए मिलकर के ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। अभी कोनी से नहीं देखा क्या बताया जा रहा था, इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा। 3 महीने बाद प्रचार शुरू हो जाएगा। तंत्र मंत्र षड्यंत्र का भी जो है उजागर जल्दी होने वाला है, लेकिन बंगाल हो, ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम और मशीनरी इनके हाथ में है और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों की जो विचारधारा है, हार जीत ज़्यादा फर्क मायने नहीं रखता है। कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात है कि अपने विचारधारा के लिए, अपने नीति और सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो है अपने विचारधारा के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। यानी जो राहुल, जो विपक्ष मोदी को 140 पर रोकने के सपने देख रहा है, वो नरेंद्र मोदी तो इस वक्त बड़ी आसानी से 300 पार करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। 2026 के एक सर्वे में तो मोदी की पार्टी अकेले 300 के बेहद करीब पहुंच भी चुकी है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए का वोट शेयर 47% तक पहुंच सकता है, इंडी का वोट शेयर 39 रह सकता है, अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जा सकता है। यह सर्वे जनवरी 2026 का था, लेकिन मई 2026 में बंगाल और असम की जीत के बाद अब इस ग्राफ में और इजाफा होना तय है। मोदी की सीटों का बढ़ना, राहुल की सीटों का घटना भी करीब करीब तय है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाएं, तो देश के 55% लोग अभी भी नरेंद्र मोदी को ही पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। राहुल को पीएम के तौर पर देखने वालों का परसेंटेज सिर्फ 27% है। यानी राहुल चाहे जितना भी वोट चोरी का आरोप लगा लें, मनगढ़ंत किस्से सुना लें, मोदी के खिलाफ माहौल बना लें, नेशनल लेवल पर उनका रिवाइवल मुश्किल है। ये इंडी गठबंधन का हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। आज आप देखिए सभी ये इंडी गठबंधन वाले, ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे एक हो गए हैं। जब एक होना होता है चुनाव लड़ने के लिए तब ये एक नहीं होते हैं, अलग अलग लड़ते रहते हैं, मगर हार के बाद सब एक हो गए हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि ये तो वोट की चोरी तो होती ही थी, सीटों की चोरी तो होती थी, पूरी सरकार की चोरी हो गई।
अरे ये सरकार है या ये आपके जीजा जी के वो लैंड पार्सल से जो चोरी हो जाती है? चोर को हर कोई चोर दिखता है, जो चोरी करता है ना उसको हर कोई चोर दिखता है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हरियाणा में घुसपैठियों की सरकार है, तो आपको क्या लगता है आपको सीटें मिलेंगी? कुछ नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी, यू आर एन अनफिट लीडर, आप अनफिट लीडर हैं और आपके अनफिटनेस के कारण, आपके इस गुण के कारण, अवगुण के कारण आपकी पूरी पार्टी आज भुगत रही है, वो टूट रही है। और मैं आज यहां भारतीय जनता पार्टी के इस उच्च स्थान से एक बात बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी है। इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर है, इंडी गठबंधन टूटने वाली है। देयर इज नो अदर वे आउट। द सो कॉल्ड इंडी अलायंस इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर पूरी तरह से तहस नहस होगी और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। तब तो राहुल गांधी भी चोरी से आए हैं। और कर्नाटक जीत जाए तो वहां बल्ले बल्ले, भी अब ठीक है। कांग्रेस पार्टी अगर हिमाचल जीत जाए तो बल्ले बल्ले ठीक है। केरल में जीत गए तो बल्ले बल्ले ठीक है। अब बीजेपी जीत जाए तो चोरी का है। ये पागलपन के सिवा कुछ नहीं। कोई पागल आदमी ही ऐसा बात बोल सकता है। और ये बात जिसका दिमाग खराब हो गया हो वही बोल सकता है। गांव की कहावत है, चोर चोर मुसेरा भाई। नारी शक्ति बंधन से डर रहे हैं। ममता बनर्जी तो हार गई, अब इनको भी महिला हराएगी। इनको मियां का वोट चाहिए। हिंदू को जात में बांटो और मियां का वोट लो। यही तो अखिलेश की नीति है, यही तो सारे अपोजिशन की नीति है। लेकिन कांग्रेस की और सुपर नीति है। कांग्रेस देख लीजिए, आसाम से लेके केरल तक अब कांग्रेस माओवादी, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस हो गया। वैसे भी राहुल गांधी ने अपने सियासी करियर में चुनाव हारने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। राहुल अपने 2 दशक के पॉलिटिक्स करियर में अब तक 99 चुनाव हार चुके हैं और अब वो हार वाली सेंचुरी से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हैं। यानी मोदी का रूट ऑल क्लियर है। फिलहाल तो मोदी को टक्कर देने वाला कोई कंटेंडर दूर दूर तक नहीं है। अगर आज चुनाव हो जाए तो राहुल के नेतृत्व वाली एनडी का सरेंडर करना भी तय है। और इसकी एक वजह मोदी है तो दूसरी वजह खुद राहुल गांधी है। राहुल गांधी की पार्टी ने एनडी में अपना पार्टनर डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया है। कल तक जो राहुल स्टालिन को माय ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर स्टालिन कहते थे, जिस स्टालिन के लिए राहुल ये कहते थे कि वो सिर्फ उन्हें ही अपना भाई कहते हैं। माय ब्रदर स्टालिन, एल्डर ब्रदर स्टालिन, I don't call any other politician brother, huh? आज अपने उसी बड़े भाई स्टालिन को राहुल ने धोखा दे दिया है। सत्ता का लोभ ऐसा कि तमिलनाडु में अपने जिगरी पार्टनर डीएमके का साथ छोड़कर कांग्रेस ने टीवीके का दामन पकड़ लिया है। टीवीके को कांग्रेस के 5 विधायकों ने समर्थन कर दिया है। फिर क्या था, डीएमके ने भी स्टैंड ले लिया, कह दिया कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंप दिया। Congress has offered its support to the TVK, and that is why we called it backstabbing. We called that the backstabbers who, before even the ink on which the returning officer has signed the victory certificates, the Congress has decided to flip sides and support the TVK, and the reasons cited by them aren't convincing. They say they want to keep the BJP and the RSS at bay, and that is why this call should be made. And the important aspect is Mr. Vijay has never once spoken against the BJP or the RSS. And even now, when the elections were over and
TVK got good results. They did not thank the voters. They did not thank the constituents. They did not thank the party workers. The first tweet thanking was to Prime Minister Modi. धीरे धीरे कांग्रेस के सारे पार्टनर को समझ में आ रहा है कि राहुल का कोई भरोसा नहीं है। मौका मिला तो पाला बदलने में कांग्रेस देर नहीं करेगी। राहुल एक रात नहीं रुकेंगे, लपक के दूसरी ओर चले जाएंगे। कांग्रेस के तो ऐसे भी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन जहां गवर्नमेंट होती है वहां कांग्रेस लग जाती है। पहले तो स्टालिन के साथ ऐसे लगी हुई थी जैसे जिंदगी भर उनका रिश्ता नहीं टूटेगा, और जैसे ही स्टालिन हारे कांग्रेस दौड़ ली दूसरी तरफ। तो ये जो कुछ गुट है अपोजिशन पार्टीज का, ये केवल और केवल अवसरवादिता है। जब इनकी सुविधा होती है तो ये इकट्ठा हो जाते हैं, और जब सुविधा नहीं होती तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। अभी बंगाल में हमने देखा, हमने तमिलनाडु के अंदर देखा, सब जगह पर देखा, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे थे। और अब जब सत्ता का स्वाद चखने का मौका आया है तो वो पीछे नहीं हट रहे। तो कांग्रेस अवसरवादी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने वाली है। और यही वजह है कि कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष का लगभग समूल नाश जनता कर रही है। देखिए, इनको मलपुआ खाने की आदत है कि जब सत्ता के बाहर तो कांग्रेस रह नहीं सकती है, चाहे कितना ही पत्तल क्यों ना चाटना पड़े, झूठा पत्तल। बीकेटी चुनाव के पहले इनसे कहा तो ये डीएमके का दामन थाम लिए, और जब बीकेटी की सरकार टीबीके, बीकेटी कहता हूं टीबीके, ये टीबीके विजय जी की पार्टी जब सत्ता में आ गई है तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो मांग नहीं रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं। वहां भी लात मार के इनको भगाएगा, मैं आज कह रहा हूं। यानी बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद देश में आए सियासी भूकंप से सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का किला नहीं हिला है, इंडी अलायंस का किला भी तहस नहस हो चुका है। कैमरे पर इंडी गुट के नेता चाहे कितना भी कहें कि हम साथ साथ हैं, लेकिन सच तो यही है कि दरार पड़नी शुरू हो गई है और विपक्ष में एक एक करके पड़ रही है। इस दरार का फायदा मोदी को होने वाला है। मोदी को 300 पार करने से रोक पाना अब विपक्ष के लिए करीब करीब असंभव होता जा रहा है।